Students beta, today we will study your chapter number 11, that is theory of supply. Theory of supply. इसमें बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will do your definition of supply. First of all we will do your definition of supply. What does this mean? Supply of a commodity refers to various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time. क्लियर बेटा? इसके कहने का मतलब है किसी प्राइस पे कितनी कमोडिटी कोई भी प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल है, कितनी वो बेचना चाहता है, दैट विल बी योर लाइक सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. क्लियर बेटा? और आपका जो सप्लाई कर्व होता है इट इज जस्ट ऑपोजिट टू योर डिमांड कर्व. ठीक है, ये डिमांड कर्व से बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपका. देन इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई दैट यू विल डू योरसेल्फ ऑन योर पेज नंबर 276. एंड योर वन मोर डेफिनेशन इज देयर, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड. Quantity supplied. In this beta, it refers to a specific quantity which a producer is ready to sell at a specific price of the commodity. ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे. ये तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज सप्लाई. अगर ये स्पेसिफिक हो जाए, एक प्राइस जो है फिक्स हो जाए, उस पर कितनी सप्लाई हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्वांटिटी सप्लाइड. अब बेटा जैसे कि आपका हमारा हुआ करता था डिमांड शेड्यूल, वैसे ही हमारा सप्लाई शेड्यूल भी होता है. इज इट क्लियर? वी हैव योर सप्लाई शेड्यूल ऑल्सो. योर सप्लाई शेड्यूल. अब अगर मैं डिमांड चैप्टर अच्छे से करा चुकी हूँ तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कराऊंगी. सप्लाई शेड्यूल दो तरह का होता है. फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल एसेस, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जो एक सेलर का होगा, एक प्रोड्यूसर का होगा. दूसरा होगा बेटा आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ये आपका क्या होगा बेटा, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का कंबाइन होके हमारा जो बनता है दैट इज मार्केट. अब मार्केट में आपका ऐड करके बन जाता है. सपोज मैं दोनों एक साथ बना के दिखा देती हूँ आपको. ये PX है, 5, 10, 15, 20. ये कोई सेलर है QX, ये 0 बेचता है, 10 बेचता है, 20 बेचता है, 30 बेचता है. ये जब तक एक कंज्यूमर है ना बेटा,
जब तक तो ये हमारा, अगर हम इसको मान ले ये एक ही है तो अब तक तो ये हमारा है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और इसका हम ग्राफ बना दें तो वो क्या बनेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर मैं इसके साथ यहाँ पर ये क्यू एक्स एक और ले लूँ, किसका, फर्म बी का, कोई और दूसरी फर्म का, और उसका ये आ जाए 0, 5, 10, 15, और मैं इन दोनों को कंबाइन करके, ये जो कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है, इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पर शो कर दूँ 0 + 0, 10 + 5, 15, और 20 + 10, 30, 30 + 15, 45। अगर ये कर दे बेटा तो ये मेरा क्या बनेगा, मार्केट सप्लाई। ये मेरा क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। और जब मैं इस रो के अकॉर्डिंग इस वाले को प्लॉट करूँगी, और प्लॉट करके जो मेरा ग्राफ आएगा वो क्या होगा, मेरा मार्केट सप्लाई कर्व। क्या होगा, मार्केट सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व भी मैंने आपको बता दिया था कैसा होता है, जनरली मैं हिंट दे देती हूँ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर थर्ड टॉपिक, सप्लाई कर्व। डेफिनेशंस आप बुक से कर लेना बेटा, क्योंकि डेफिनेशन वैसी ही है, आपको पता है बार बार वही डेफिनेशन रोटेट होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की, 2 इंडिविजुअल की, यही सारी चीज़ें आएंगी, उनमें कुछ न्यू ऐसा आएगा नहीं। कोई भी न्यू सेंटेंस आएगा, अगर आपको डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना। इंडिविजुअल इसके भी 2 होते हैं बेटा आपके, यहाँ पर आपका इंडिविजुअल और यहाँ पे आपका मार्केट। जब हम इन दोनों को ऐड करके देखो, जैसे यहाँ पे तो मैंने सिंपली बना लिया, ये आपका इंडिविजुअल हो गया, और इसके अंदर मार्केट में आपके क्या होंगे, ऑलरेडी आपके पास 2 होंगे पहले से, एक ये हो गया एक ये, इन दोनों को ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐड करके एक नया सप्लाई कर्व बनेगा न्यू, तो वो हमारा मार्केट सप्लाई हो जाएगा। और ऐड कैसे होना है, ऐसे होगा, देखो 10 + 5 ये वाला और ये वाला ऐड हो गया, हम पॉइंट लगा लेंगे 15 पे, फिर 20 + 10 इन दोनों के ऐड करके 30 आ जाएगा। जो इसका होगा वो हमारा फर्म ए का सप्लाई कर्व, जो इससे अकॉर्डिंग बनेगा वो हमारा फर्म बी का, जैसे यहाँ पे ए का हो गया, यहाँ पे बी का, फिर इन दोनों के टोटल से जो बन के आया वो हमारा कैसा हो जाएगा, मार्केट का सप्लाई कर्व। कोई बड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है बेटा, ठीक है, आप कर लेंगे इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी बुक में नहीं लिखा, इस पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। जो आपका मार्केट डिमांड कर्व होता था ना, MDC, दैट वाज वर्टिकल समेशन, वो क्या होता था, वर्टिकल समेशन। और जो आपका MSC है, मार्केट सप्लाई कर्व, वो आपका हॉरिजॉन्टल समेशन है। वो क्या है बेटा आपका, हॉरिजॉन्टल समेशन। बस ये 2 वर्ड है जो डिफरेंस बिटवीन में आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MDC एंड MSC, मार्जिनल डिमांड कर्व एंड मार्जिनल सप्लाई कर्व। तो उसमें आपको ये डिफरेंस ज़रूर शो करना है। इट इज़ वर्टिकल समेशन एंड इट इज़ योर हॉरिजॉन्टल समेशन। देन इज योर बेटा वन मोर इज देयर हॉट क्वेश्चन that you will learn plus write, that is hot question of your page number 279, जिसमें क्या बताया गया है, what is the minimum supply price of a commodity. Minimum supply price of a commodity refers to the price below which the producer will not sell any quantity. ऐसा एक प्राइस जिसके नीचे कुछ भी प्रोड्यूसर जो है बेच नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड योर मिनिमम प्राइस। और इसी को क्या बोलते हैं, रिजर्व प्राइस। रिजर्व होता है ये प्राइस, उससे नीचे वो नहीं बेचेगा, एक फिक्स होगा, दैट इज डिसाइडेड ऑन मार्केट बेसिस। देन बेटा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, जैसे हमारा डिमांड कर्व का निकलता था वैसे ही सप्लाई कर्व का स्लोप निकलेगा। जस्ट एक बार मैं फिर से, आपका डायग्राम भी बन जाएगा और आपका सप्लाई कर्व भी समझ आ जाएगा। देखो, अगर हम यहाँ पर आपका x ले लेते हैं, ये आपका y ले लेते हैं, यहाँ पर qx, यहाँ पर आपका px, तो आपके सप्लाई कर्व की शेप ये है बेटा। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से अगर मेज़र करें, ठीक है, और फिर एक और पॉइंट आ गया हमारा ये, पहले हम इस पे थे फिर हम इस पे आ गए, तो जितना चेंजेस हमारा हो रहा है, देखो
ये जो ट्रायंगल मेरा बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये जो एरिया है ये तो मेरा चेंज इन क्वांटिटी है, और ये जो एरिया है ये चेंज इन प्राइस है। तो बेटा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी जो है वो मेरा क्या है, स्लोप ऑफ सप्लाई, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर ये बाई चांस 2 यूनिट्स हो जाए और ये बाई चांस 3 यूनिट्स हो जाए तो मेरा स्लोप क्या आ जाएगा, 3/2, दैट इज 1.5। और जब जब ये स्ट्रेट लाइन रहेगी तब तब हमारा क्या माना जाएगा, स्लोप एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना हमारे यहाँ पे कर्व, तो स्ट्रेट लाइन में बेटा क्या होता है, it is constant at all the points, slope is constant at all the points। इस पे हम कितने भी पॉइंट्स बना ले उन सभी पॉइंट्स पे जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। देन योर फोर्थ टॉपिक इज सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन जैसे आपका डिमांड फंक्शन था वैसे ही आपका सप्लाई फंक्शन बेटा, सिमिलर, सेम। ठीक है, तो आपका जो सप्लाई है फंक्शन उसके डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये आपका NF नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, G इज गोल ऑफ द फर्म, PF is price of factors of production, T is your state of technology, EX is your expectation, GP is your government policy। अब जब हमारा जो फर्स्ट वन है that is your PX, that is your on price of a commodity, on price of a commodity, इसमें बेटा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा है, पॉजिटिव। प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी। देन बेटा सेकंड वन इज योर रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में क्या है रिलेशनशिप, इट इज योर नेगेटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप। देन इज योर नंबर ऑफ फर्म्स। थर्ड वन इज योर नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने फर्म्स होंगे इंडस्ट्री में। मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्लाई मीन्स इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशनशिप, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतनी ज़्यादा जो है आपकी सप्लाई उन चीज़ों की बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर बेटा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है, अगर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स है तो वो बेटा ऑफर करेगा हाई प्राइसेस पे और क्वांटिटी भी ज़्यादा बेचना चाहेगा। और अगर उसका गोल है सेल्स को मैक्सिमाइज करना तो वो सप्लाई को बढ़ाता जाएगा उसी प्राइसेस पे। ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द गोल। गोल क्या है, उसका एम क्या है। ठीक है, अगर पैसे कमाना है तो प्राइस भी बढ़ाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ाएगा, और सिर्फ सेल्स बढ़ाना है तो वो अपना आउटपुट को जो है मैक्सिमम करेगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन इज योर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होने वाला है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस। इफ फैक्टर प्राइस डिक्रीज, cost of production reduces and more commodity is supplied। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होते हैं आपके FP तो आपकी सप्लाई बेटा इंक्रीज होती है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि सस्ता बनेगा तो और ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा फायदा होगा। देन इज योर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ये आपका फोर्थ है, ये आपका थर्ड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये आपका एट्थ। अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या होगा बेटा? इन योर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी टेक्निक अच्छी होगी उतना ही कॉस्ट बनाने का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा कॉस्ट कम होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी। बेटर टेक्नोलॉजी मोर प्रोडक्शन, ठीक है। लो टेक्नोलॉजी लेस प्रोडक्शन। देन इज योर सेवेंथ वन, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइजेस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर prices. What about your expected future prices? If the producer expects price of the commodity to rise in near future, current supply will reduce. अगर पता है किसी commodity के फ्यूचर प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो आज सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तभी वो उनको बेचना पसंद करेंगे। देन इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है बेटा? टैक्सेशन और सब्सिडी का मेन इफेक्ट पड़ता है। अगर टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं तो आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, अगर सब्सिडी मिल रही है तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट योर क्लियर बेटा। टैक्स के साथ नेगेटिव और सब्सिडी के साथ पॉजिटिव है। एक आपका हॉट क्वेश्चन है पेज नंबर 281 पे, यू कैन रेफर टू दिस, सेम जो अभी मैंने आपको समझाया था। देन इज योर लॉ ऑफ सप्लाई। फिफ्थ वन इज योर लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर बेटा। नाउ वी विल बी डूइंग योर लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने आपका लॉ ऑफ डिमांड किया है। हियर इज द लॉ ऑफ सप्लाई जो है आपका स्टेट्स, लॉ ऑफ सप्लाई states that other things remaining constant, there is a positive relationship between on price of a commodity and vice versa, ठीक है। क्लियर है बच्चे? जैसे आपके लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव था, आपके लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव है, मतलब ऐसा डिमांड कर्व, प्राइस बढ़े क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस कम हुए क्वांटिटी कम हो गई। इज इट क्लियर बेटा? एजम्पशंस क्या हैं आपके लॉ ऑफ सप्लाई कर्व के? टेबल से मैंने नहीं बताया, ग्राफ से बता दिया। आप लोगों का टेबल भी ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड में हम ये सारा कर चुके हैं और आपका डिमांड और सप्लाई जस्ट ऑपोजिट होते हैं। जो डिमांड में पड़ा उसका सारा ऑपोजिट सारी चीज़ें सप्लाई में बन जाएंगी, ठीक है। नाउ हेयर बेटा, एजम्पशंस क्या हैं आपके लॉ ऑफ सप्लाई कर्व के? देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ, एजम्पशंस आप खुद से रीड करेंगे। एजम्पशंस वही हैं जो आपके लॉ ऑफ डिमांड में थे, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। खुद करेंगे इसको, डू योर सेल्फ। सेम है जो आपके डिमांड में थे, एक दो एक्स्ट्रा है, आप देख लीजिएगा। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ फेल हो जाती है? एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की द्वारा गवर्न किया जाता है, गवर्नमेंट गवर्न्स इट। इफ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, देयर इज अ फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज का भी इन पे इफेक्ट पड़ता है।
अब प्राइस चाहे कुछ भी हो, अगर बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए या कोई और नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, फसल तो बर्बाद होगी बेटा, और फसल बर्बाद होगी तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर आउटपुट को क्या माना गया है? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ नेक्स्ट है बेटा आपका गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में ऐसा आता है, कुछ गुड्स होते हैं जो सोशल स्टेटस के होते हैं, अब उनका प्राइस अगर बढ़ेगा तो भी उनकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाई नहीं जा सकती, लिमिटेड ही रहती है वो। इज इट क्लियर? देन इज योर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे तो भी उनकी क्वांटिटी जो है बेटा वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि अगर क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो भी वो खराब ही हो जानी है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज योर द टॉपिक ऑफ, जैसे हमने किया था आपका टॉपिक नंबर 6, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, quantity supplied and change in supply and change in supply। ठीक है, और इनको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? जो चेंज इन क्वांटिटी है इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। क्या बोला जाता है बेटा इसको? मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। और इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई को शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मतलब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा या अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। क्लियर है बेटा? चलिए अब जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर जो ये टॉपिक पढ़ेंगे इसके 2 पार्ट हम बना लेते हैं। हियर इज योर चेंज इन quantity supplied, that is your movement along a supply curve। यहाँ पर बेटा आपका चेंज इन सप्लाई और दिस इज बेटा योर शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। इसमें बेटा 2 आएंगे आपके, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आएंगे? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और दूसरा आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई का कम होना। और इसमें बेटा आपके आएंगे 2, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये वैसे आपको बड़ा दिखेगा, बहुत सारे पेजेस होंगे, लेकिन हर पेज में हर बार एक रिपीटेड बात आएगी और ये सारा आप डिमांड में भी कर चुके हो, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। बस फ़र्क किसका है? वो आपका सप्लाई का था, डिमांड का था बेटा, ये आपका सप्लाई का है। अब आप देखिए, और ये बेटा आपका प्राइस चेंज की वजह से होता है, और ये आपका प्राइस को छोड़ के बाकी जो सारे हैं उन चीज़ों के चेंज होने की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? प्राइस की चेंज की वजह से। ये प्राइस को छोड़ के बाकी सारे जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से होता है। इज इट क्लियर? ओके। एक्सटेंशन, इसमें देखो फर्स्ट आपका जो एक्सटेंशन है उसका डायग्राम कैसे जाएगा। देखिए, फर्स्ट यू आर एट एक्स, हेयर यू आर एट वाई। ये आपका सप्लाई कर्व, आप पहले ए पॉइंट पे थे, फिर आप बी पॉइंट पे थे। पहले आपका प्राइस ये वाला था P1, अब आपका प्राइस हो चुका है ये आपकी क्वांटिटी Q1। किन्हीं कारणों से आप बी पॉइंट पर पहुंच गए हो बेटा, और इस बी पॉइंट पर आपके प्राइस जो है बढ़े। यहाँ पर से आपके पॉइंट
प्राइजेस बढ़ गए, प्राइजेस बढ़ने से आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, कितनी, Q1 से Q2 हो गई है। ये तो है आपका एक्सटेंशन। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन समझना है, ये आपका x है बेटा, ये y है, ये आपका सप्लाई कर्व, एंड दिस इज सपोज योर पॉइंट A। आप इस पॉइंट पे हैं A, आपके प्राइजेस थे P1, ठीक है, और ये आपकी थी क्वांटिटी Q1। अब आपके प्राइजेस जो हैं डिक्रीज हो गए हैं P2 तक, योर प्राइजेस हैव डिक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज, ये भी आपका इंक्रीज। यहाँ पर आपके प्राइस जो हुए हैं डिक्रीज हुए हैं। प्राइस डिक्रीज होने से बेटा जब इसके कंपैरिजन में आप नीचे आए तो आपकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन क्वांटिटी, Q1 से Q2 पे पहुंच गए हो आप। सो दिस इज़ योर कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इंक्रीज ऑन सप्लाई, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपका ओल्ड सप्लाई कर्व था और आपके किसी ना किसी वजह से आपका न्यू सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए ऐसे, तो आप जब ये राइट वर्ड शिफ्ट पे जब आप आ जाओगे, आपके जो प्राइस तो फिक्स रहना है, इस पे प्राइस इज कांस्टेंट, इस वाले में प्राइस कांस्टेंट, और प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर, जो 8 फैक्टर्स बताए थे ना मतलब ने, प्राइस को छोड़ के जो रिमेनिंग 7 है वो चेंज होंगे। रिमेनिंग 7 चेंजेस, उनमें से कुछ भी चेंज हो सकता है, और किसी के भी चेंज होने से हमारा सप्लाई कर्व या तो इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ। देख लेते हैं दोनों एक साथ कैसे हो रहा है। ये x, ये y, ये y, ये x। यहाँ से ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका ओल्ड सप्लाई कर्व हो गया, और इसमें मैंने आपका न्यू सप्लाई कर्व इधर बना दिया। मीन्स या तो ये आपका इस तरफ जाएगा और ये आपका इस तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं राइट वर्ड डाउन और इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड अप। ये आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसमें शिफ्ट होने से बेटा देखो, आप पहले पॉइंट ए पे थे, प्राइस सेम था, आपकी क्वांटिटी Q1 थी। अब आप न्यू पॉइंट बी पे आ गए हो, यहाँ पे प्राइस सेम, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी मतलब आपका इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। लेकिन अगर आपका डिमांड कर्व ओल्ड से इस तरफ की तरफ शिफ्ट करता है, ये आपका न्यू सप्लाई कर्व है, तो आपका ओरिजिनल पॉइंट तो ए हुआ जिस पे आपकी क्वांटिटी Q1 थी। अब आपकी न्यू क्वांटिटी बी पॉइंट पे Q2 हो गई है, जो पहले से कम है, जो पहले से कम है। इसका मतलब आपका डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। तो बेटा ये जो टॉपिक मैंने आपको सिर्फ डायग्राम की वजह से बताए हैं, विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम, ये सारे टॉपिक्स आपको खुद से रीड आउट करने हैं बुक से। कहाँ से? फ्रॉम योर पेज नंबर 282 से, फ्रॉम योर पेज नंबर 282, 283, 284, 285, इन पेजेस में जो है वो सब मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। 286, 287 एंड योर 288 एंड 289, इन पेजेस पे जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको इन 4 डायग्राम्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं कंपैरिजन के फॉर्म में, ताकि आपको सारे के सारे एक साथ समझ में आ जाएं। और बेटा आपको डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में भी ये दे रखे हैं ऑन योर पेज नंबर 290। 290 तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। अब क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया? एक तो समझने के लिए, ठीक है, और अगर आपको समझने के साथ साथ जो आपका पेज नंबर है, क्लियर है बेटा? एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको, आपके पेज नंबर 282, 283, 284, ये वाले पेजेस, ठीक है, और 285, 286, 287, 288, 289, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेज नंबर 290 आप अच्छे से समझ लेंगे, लर्न कर देंगे, क्योंकि 290 पे सारी चीज़ों का कंपैरिजन दे रखा है। और ये जो सारे पेजेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको इस छोटे से ग्राफ्स की फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप जैसे ही इस वीडियो को देखोगे वैसे ही आप रीडिंग अगर इन पेजेस की कर दोगे तो आपको ये 2-2 मिनट में साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? गॉट इट? नाउ जस्ट अ स्मॉल टॉपिक इज लेफ्ट दैट आई थिंक आई विल स्टार्ट टुमारो। ठीक है, छोटा सा बचता है, कल का वीडियो आपका छोटा हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि बेटा अब आपके इस चैप्टर का स्मॉल पोर्शन जो है वो रह गया है, एंड दैट आई विल स्टार्ट इन योर टुमारोज क्लास. टुडे यू डू दिस योर चैप्टर नंबर 11 टिल योर पेज नंबर 290. अच्छे से रीडिंग करना ईच एंड एवरी पॉइंट की. थैंक यू.